Hello guys and welcome back to the channel Demystify, making things easier for you. Let us, without wasting a lot of time, continue with our series on Walter Terence Stace's The Critical History of Greek Philosophy. अब हम बात करेंगे, we are on the chapter 8 and now we're going to talk about Anaxagoras. इसके पहले हमने एटमिस्ट की बात करी और दो मेन हमने डेमोक्राइटस एंड यूसिपस की बात करी. एनेक्सिगोरस के बारे में ये डिटेल्स आप देख सकते हैं. वेयर ही वाज बोर्न एंड ही वाज फ्रॉम अ नोबल फैमिली. काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह थी एंड ही वाज इन्फ्लुएंशियल इन दैट मैनर. लेकिन ही इग्नोर्ड ऑल ऑफ दैट. जैसे हेराक्लाइटिस वाज also from a noble family, हम डिस्कस कर चुके हैं, but he also gave up his position. So Anaxagoras ने भी इन सबको इग्नोर करके and he went on in search of science and philosophy and knowledge. So it was Anaxagoras who transplanted philosophy to Athens. तो Athens में mainly philosophy लाने का काम जो है वो जो credit है वो Anaxagoras को दिया जाता है, which from his time forward became the chief center of Greek thought. तो Anaxagoras के बाद से Athens एक बहुत important center बन गया था philosophical thought के लिए. तो एथेंस में मतलब एनेक्सागोरस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस फ्रेंड्स बने. पेरिकल्स एंड यूरिपाइड्स एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, पोएट्स एंड पॉलिटिशियंस एंड स्टेट्समैन एंड लेकिन पेरिकल्स के अगेंस्ट बहुत पॉलिटिकल होता. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर, आप उनकी लाइफ के बारे में एनेक्सागोरस की पढ़ सकते हैं. These are the basic different facts about Anaxagoras. Okay, now the particulars of the charge were that Anaxagoras said that the sun was a red hot stone and that the moon was made of earth. This was quite true, as that is exactly what Anaxagoras did say of the sun and the moon, but the Greeks regarded the heavenly bodies as gods. Even Plato and Aristotle thought that the stars were divine beings. तो यहाँ पे बहुत ऑपोजिशन एनेक्सागोरस को फेस करना पड़ा, क्योंकि उसने सीधा बोल दिया कि अरे सन तो कुछ नहीं है, बस एक लाल पत्थर है. मून भी कुछ नहीं है, बस एक पत्थर का टुकड़ा है. मतलब इस तरीके से बोल दिया कि मून तो अर्थ का ही बना था, सन तो वो एक लाल गरम सा पत्थर है. तो प्लेटो भी जहाँ पे सन एंड मून को डिवाइन बीइंग्स समझते थे, एनेक्सागोरस ने इसको कम्प्लीटली डिनाई करता है कि ये कोई डिवाइन बीइंग्स नहीं है. इस वजह से बहुत एनेक्सागोरस के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है. उनको चार्ज किया जाता है कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप ग्रीक गॉड्स को डिफाई कर रहे हो, यूथ को ऐसे कर रहे हो, वैसे वो सब चीज़ें. इट अपीयर्स दैट एनेक्सागोरस एस्केप प्रोबेबली विद द हेल्प ऑफ पेरिकल्स. एनेक्सागोरस अपने ट्रायल से, अपनी सज़ा से, मतलब जहाँ उसको दूसरे दिन मौत की सज़ा मिल जाती थी, उसके पहले ही वो एस्केप कर गए बच के. एंड फिर एथेंस से वो वापस से एशिया माइनर आ गए ऑल दैट स्टफ, क्योंकि एथेंस में उस समय पर ग्रीक गॉड्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि ग्रीक गॉड्स बहुत ज़्यादा माने जाते थे और गॉड्स के अगेंस्ट मतलब बहुत ही रिलीजियस था. स्ट्रिक्ट रिलीजियस रिजिडिटी एथेंस में उस समय पे बहुत ज़्यादा थी. सो फिर वो उन्होंने अपनी एक खुद की फिलोसफिकल आइडियाज़ की ट्रीटीसी लिखी. एंड सोक्रेटिस के टाइम तक तो एनेक्सागोरस की ट्रीटीसी बहुत वेल नोन थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हमें उसके बारे में, उसके फ्रेगमेंट्स ही हमारे पास बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में है नहीं हमारे पास. अब जो एनेक्सागोरस की फाउंडेशनल फिलोसफी थी वो एम्पेडोकल्स और एटम्स से मिलती जुलती थी, जहाँ पर वो एक प्रिंसिपल ऑफ मैटर को मैटर बोल रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स को मैटर बुला रहे हैं. He denied any absolute becoming in the strict sense of passing of being into not being and not being into being. उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था. हेराक्लाइटस इस चीज़ को बोलते थे, इसको डिनाई कर दिया था कि कोई बीइंग नॉट बीइंग में चेंज नहीं हो रहा है या नॉट बीइंग बीइंग में चेंज नहीं हो रहा है. मैटर है जो कि अनक्रिएटेड है, इंडिस्ट्रक्टेबल है, एंड मिक्सिंग अनमिक्सिंग इनकी होती रहती है. ये चीज़ जो हम ऑलरेडी एम्पेडोकल्स और एटमिस्ट के उसमें केस में डिस्कस कर चुके हैं. तो the Greeks, he says, erroneously assume origination and destruction, for nothing originates and nothing is destroyed. एनेक्सागोरस का वही पोजीशन उन्होंने फॉलो करी मैटर और एटम्स को लेकर. उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ ना तो ओरिजिनेट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ना उसकी कोई क्रिएशन होता है ना उसका डिस्ट्रक्शन होता है. वो सिर्फ मिक्सिंग अनमिक्सिंग होता है. वो सब मैटर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उनके अलग अलग कॉम्पोजिशंस होते हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, अलग होते हैं, जिस वजह से नई चीज़ों का प्रोडक्शन होता है. बट क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन किसी चीज़ का कुछ नहीं होता है. सिर्फ पार्टिकल साथ में आ रहे हैं तो एक नया प्रोडक्शन हो गया, फिर डिस्ट्रक्शन हो गया, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. डिकम्पोजिशन एंड कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. बाकी उन पार्टिकल्स, वो मेन मैटर जो है वो अपने आप में कभी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होते हैं. Atomists had assumed the ultimate constituents of things to be atoms composed of some kind of matter. तो atomist के लिए atoms था वो
एम्पेडोकल्स जो है वो 4 काइंड ऑफ मैटर में बिलीव करता था, अर्थ, एयर, फायर, वाटर। लेकिन एनाक्सागोरस दोनों के साथ अग्री नहीं करता था। उनके लिए ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स आर इक्वली अल्टीमेट एंड अनडिराइव्ड, दैट इज टू से। तो जैसे कि जो एटमिस्ट थे उनके लिए सब चीज़ों का एक था एटम, वो एक अलग काइंड ऑफ मैटर से बना है। एम्पेडोकल्स के लिए सिर्फ 4 काइंड्स ऑफ मैटर थे, लेकिन एनाक्सागोरस के लिए सभी अलग अलग टाइप ऑफ मैटर थे। गोल्ड एक अलग काइंड था, बोन अलग काइंड था, हेयर अलग काइंड था, अर्थ, वाटर, वुड एटसेट्रा। तो इस उनके लिए बहुत सभी के सभी अल्टीमेट काइंड्स ऑफ मैटर है, जो किसी से मिलते नहीं है, किसी से बनते नहीं है, किसी से वो नहीं होता, ना कभी डिस्ट्रॉय होता है। वो ये भी डिसएग्री करते हैं कि अगर मैटर को ज़्यादा डिवाइड किया जाए तो वो एक टाइम पर इनडिविजिबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट, मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल्स में हम पहुंच जाएंगे। तो एनाक्सागोरस के अकॉर्डिंग वो इनफाइनाइटली डिविजिबल है, आप उनको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ और वो डिवाइड और होते ही रहेंगे। कोई पॉइंट ऐसा आएगा ही नहीं जहाँ पर वो डिवाइड नहीं होंगे। तो देखिए ये चीज़ आती है कि यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि matter are equally and ultimately derived, that is to say certain cold, bone, hair, water, etc. ultimate kinds of matter, and matter is infinitely divisible. अब यहाँ पर बात एक्चुअली कब आती है, तो द थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड उनकी डिफरेंट पोजीशंस क्या थी। एनाक्सागोरस एम्पेडोकल्स के साथ, एटमिस्ट के साथ किन बातों पर अग्री कर रहे हैं, किन बातों पर डिसएग्री कर रहे हैं, उनके स्टैंड पॉइंट क्या है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा नोट करने की ज़रूरत है। ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से, इफ़ यू मेक सम सर्टन काइंड्स ऑफ नोट्स, पर्टिकुलर मैनर में आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत ईजीली आप इस चीज़ को याद कर पाएंगे। द मास स्ट्रेचेज इनफाइनाइटली थ्रू आउट स्पेस। तो एनाक्सागोरस के अकॉर्डिंग आप कितना भी डिवाइड करते जाइए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे वो पार्टिकल्स इनडिविजिबल हो, वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होते ही रहेंगे। एंड जो अलग अलग काइंड ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे में इंटरपेनिट्रेट कर रहे हैं, इंटरमिंगल कर रहे हैं। और अलग अलग काइंड्स ऑफ मैटर है, बहुत सारे, गोल्ड अलग है, हेयर अलग है, वाटर अलग है, फायर अलग है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो कि एम्पेडोकल्स कहते हैं सिर्फ 4 काइंड है, एटमिस्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही काइंड है। तो ये वर्ल्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है कि वो मैटर अलग अलग काइंड के अपने आप में साथ आते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, एक दूसरे में पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। तो जैसे कि गोल्ड पार्टिकल्स, अगर जो गोल्ड के पार्टिकल्स है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा लंप है पार्टिकल्स का, एटम्स का, उसमें से अगर गोल्ड पार्टिकल्स अलग निकल के आ गए तो गोल्ड फॉर्म हो गया, वुड पार्टिकल्स साथ में आ गए तो वुड फॉर्म हो गया। इस तरीके से एक लंप में से अलग अलग पार्टिकल्स, लाइक पार्टिकल्स एक दूसरे के, लाइक पार्टिकल्स एक जैसे पार्टिकल्स एक साथ आ जाए तो वो पर्टिकुलर मैटर फॉर्म हो जाता है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैटर इनफाइनाइटली डिविजिबल है, आप कितना भी चाहो उसको डिवाइड करते रहो, वो कभी भी इनडिविजिबल नहीं होंगे। और क्योंकि ओरिजिनल मिक्सिंग ऑफ द एलिमेंट्स वाज कंप्लीट, दे वर सो टू स्पीक मिक्स टू एन इनफाइनाइट एक्सटेंट। क्योंकि मैटर्स जो है वो इनफाइनाइटली डिविजिबल है, तो वो मिक्स भी जो हुए थे ना वो इनफाइनाइट एक्सटेंट पे मिक्स, तो वो मिक्स होते गए। तो इसी वजह से जो अनमिक्सिंग की प्रोसेस है इसमें इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मतलब कोई वो टाइम आना जहाँ पर सारे पार्टिकल्स बिल्कुल अपने लाइक पार्टिकल्स के साथ आकर अनमिक्स हो गए हो, वो टाइम बहुत इनफाइनाइट है, वो टाइम कभी आएगा ही, मतलब इट इज़ एन इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट एक्सटेंट तक, क्योंकि वो मिक्स थे। तो हमारी प्रेजेंट वर्ल्ड जो है वो अभी इसी में, वो अनमिक्सिंग की प्रोसेस चल रही है। उस मास में से चीज़ें, पार्टिकल्स एक दूसरे से अनमिक्स होते जा रहे हैं, पार्टिकल्स लाइक पार्टिकल्स एक साथ आते जा रहे हैं, बट ये प्रोसेस हमेशा चलती ही जाएगी, इनफाइनाइट है। तो जो अभी प्योरेस्ट एलिमेंट भी है उसमें भी दूसरे एलिमेंट्स का भी मिक्सचर हमें मिलेगा। तो प्योर गोल्ड जैसी कोई चीज़ नहीं है, गोल्ड पार्टिकल्स में वो प्योर गोल्ड नहीं है, लेकिन जो गोल्ड है वो उसमें सिर्फ गोल्ड के एटम्स भी डोमिनेट करें, लेकिन उसके साथ साथ उसमें बाकी एटम्स भी प्रेजेंट हैं। अब जैसे एम्पेडोकल्स और एटमिस्ट की हम बात करते हैं, एक मूविंग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो एम्पेडोकल्स तो लव एंड हेट की बात कर रहा है मूविंग फोर्स में, एटमिस्ट में वो वेट की बात करते हैं। तो एनाक्सागोरस इस फोर्स के बारे में क्या कहता है? सो एनाक्सागोरस जो है वो एम्पेडोकल्स और एटमिस्ट से ज़्यादा राइज अबव नहीं करता है, मतलब वो करता है, अभी तक तो नहीं करता है, लेकिन अब जाके it falls considerably below the teaching of the latter. It is just here on the question of the moving force. Anaxagoras becomes for the first time wholly original. अभी तक तो वो एम्पेडोकल्स, एटमिस्ट, इनकी पोजीशन को फॉलो करते कि चाहे से मैटर है, कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन कुछ मतलब सिमिलैरिटीज ही थी ज़्यादातर, की पूरी मतलब बेसिस एम्पेडोकल्स और एटमिस्ट की थी, कुछ ओरिजिनलिटी मतलब कुछ डिफरेंस उनके एनाक्सागोरस की थिंकिंग में था। लेकिन जब बात आती है एटम्स की मोशन की,
ये एटम्स मिक्स अनमिक्स हो रहे, तो इनमें ये मोशन कहाँ से आया? इस पॉइंट पे आकर एनेक्सिकोरस बिल्कुल ओरिजिनल हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो एम्पेडोकल्स ने मूविंग फोर्स लव एंड हेट की बात करी है, जो कि मिथिकल है, फेंसिफुल है, एवरीथिंग प्योरली फिजिकल है वगैरह। एटमिस्ट जो है वो वेट और वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि वो मोशन क्या है। लेकिन दोनों के लिए वो जो भी मोशन है वो मटीरियलिस्टिक है। एम्पेडोकल्स भी लव एंड हेट की बात कर रहा है, वो भी मटीरियलिस्टिक है। एटम्स भी जिस भी पोजिशन की, जिस भी मोशन की बात कर रहे हैं वो मटीरियलिस्टिक है। लेकिन अब एनेक्सिकोरस जिस मोशन की बात कर रहा है वो नॉन मटीरियलिस्टिक है। उसे कहते हैं वो नू, दैट इज माइंड और इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस है जो चीज़ों में, एटम्स में मूवमेंट लेकर आ रही है और चीज़ों का वर्ल्ड में फॉर्मेशन हो रहा है। Now it seems that he was struck with the apparent design, order, beauty and harmony of the universe. These things he thought could not be counted by blind forces. The world is apparently a rationally governed world. तो एनाक्सिगोरस के अकॉर्डिंग पूरा वर्ल्ड जो है वो रीजन, वो रैशनैलिटी से रन हो रहा है, और इसलिए एटम्स के मिक्सिंग अनमिक्सिंग में जिस फोर्स की ज़रूरत है वो फोर्स भी इज नन अदर देन इंटेलिजेंस. It moves towards definite ends. Nature shows plentiful examples of the adaptation of means to ends. There appears to be plan and purpose in the world. तो एनाक्सिगोरस के अकॉर्डिंग ये पूरे यूनिवर्स का एक पर्पस है. जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हो रही है वो एक प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है, और वो प्लान और पर्पस सिर्फ तभी हो सकता है अगर ड्राइविंग फोर्स मोशन जो है वो इंटेलिजेंस है. तो ओनली विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस या रीजन या रैशनल इस वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर ऑर्डर का क्रिएशन हो सकता है. The atomists had assumed nothing but matter and physical force. तो एटमिस्ट और एम्पेडोकल्स दोनों के अकॉर्डिंग ये फोर्स मटीरियलिस्टिक था, लेकिन एनेक्सिगोरस के अकॉर्डिंग ये फोर्स मटीरियलिस्टिक नहीं, इट इज नॉन सेंशुअस विच इज इंटेलिजेंस. Blind forces acting upon a chaos would produce motion and change. By the change would be meaningless and purposelessness. They could not produce a rationally ordered cosmos. One chaos succeed another chaos at infinitum. तो इस वजह से there must be therefore a world controlling nu, जो कि इंटेलिजेंस है, जो कि पूरे यूनिवर्स के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है. व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द नू अकॉर्डिंग टू एनाक्सिगोरस? तो अब ये नू कैसा है, ये इंटेलिजेंस कैसा है? अब Aristotle, who was in a position to know more of the matter than any other modern scholar, clearly implies in his criticism that the nu of Anaxagoras is incorporeal principle. तो एरिस्टोटल भी इस चीज़ को कहता है कि नू जो एनाक्सिगोरस की बात, जिस नू की बात कर रहा है वो इममटीरियल है, वो नॉन सेंसुअस है, वो इनकॉर्पोरियल है, किसी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है. And he has been followed in this by the majority of the best modern writers such as Zeller and Erdmann. But the opposite view has been maintained by Groth, for example, and more recently by Professor Burnett, who thinks that Anaxagoras conceived the nu as a material and physical force. अब कुछ का मानना है कि एनाक्सिगोरस जिस नू की बात कर रहा था वो एक मटीरियल फोर्स है. एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो नू है एनाक्सिगोरस का वो कम्प्लीटली इममटीरियल है, वो कम्प्लीटली इनकॉर्पोरियल है. तो अब देखते हैं कि एनाक्सिगोरस कैसे इसको डिस्क्राइब करता है. तो ही डिस्क्राइब द नू as the thinnest and purest of all things. He also said that it was an unmixed. ये जो नू है, ये जो इंटेलिजेंस है, इसमें किसी भी और चीज़ का मिक्सचर नहीं है, ये बिल्कुल प्योर है. तो प्रोफेसर बर्नूड इस पे कहते हैं कि आप बोल रहे हो कि वो थिन है, वो अनमिक्सड है, मतलब उसमें किसी और चीज़ का मिक्सचर नहीं है, मतलब वो एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है. तो प्रोफेसर बर्नट के अकॉर्डिंग एनाक्सिगोरस का जो ये नू है वो मटीरियलिस्टिक है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि वो पतला है, उसमें किसी और चीज़ का मिक्सचर नहीं, तो मतलब उसको ये प्रॉपर्टीज़, मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ दे रहे हो. ओनली मटीरियल थिंग्स जो है वो उनको थिन हो सकती है, प्योर हो सकती है, कम्प्लीटली अनमिक्सड हो सकती है. सेकेंडली प्रोफेसर बर्नट का कहना है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि नू कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब उसमें इंटेलिजेंस है, सॉरी वो मैटर है. तो greater and smaller particles are spatial relations, hence the nu occupies space and that which occupies space is material. But surely these are very inconclusive arguments. In the first place, as regards the use of the words thin and unmixed, it is true that these terms express primarily physical qualities. अब यहाँ पे स्टेस का कहना है कि ठीक है, नू की बात हो रही है, कुछ का कहना है नू जो है वो मटीरियलिस्टिक है, लेकिन as I pointed out in the first chapter, almost all words by which we seek to express incorporeal ideas have originally a physical significance. तो यहाँ पर बात हो रही है कि प्रोफेसर बर्नेट ने कहा है कि जो नू है वो भी मटीरियलिस्टिक है, क्योंकि एनाक्सिगोरस इसको थिन एंड अनमिक्स्ड एंड प्योर एक्सप्लेन कर रहा है.
तो इसके लिए स्टेस का कहना है कि ऐसा नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा से रही है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमंस हमेशा नॉन सेंसुअस चीज़ों को भी मटेरियलिस्टिक तरीकों से फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि एनेक्सागोरस का जो नू है, जो इंटेलिजेंस है, जो मोशन इम्पार्ट कर रहा है एटम्स में, वो नॉन मटीरियलिस्टिक है, लेकिन सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए एनेक्सागोरस मटीरियलिस्टिक प्रोपोजिशन या मटीरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प ले रहा है। तो क्योंकि सिर्फ इस वजह से उसको एनेक्सागोरस को मटीरियलिस्टिक बुलाना, क्योंकि उसने नू को बस पतला और ये बोला, तो इसका मतलब कि द थॉट ऑफ प्लेटो इज लुमिनस और दैट माइंड ऑफ एरिस्टोटल इज क्लियर। तो ये वही बात हो गई। तो हम वही एनेक्सागोरस ने भी किया कि वो नू एक नॉन मटीरियल चीज को मटीरियल प्रॉपर्टीज की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। द फैक्ट इज दैट ऑल फिलोसफी लेबर्स अंडर द डिफिकल्टी ऑफ हैविंग टू एक्सप्रेस नॉन सेंसुअस थॉट। तो यही प्रॉब्लम हमेशा से हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे फिलोसफी के साथ प्रॉब्लम होती है कि नॉन सेंसुअस चीज़ों को मटीरियलिस्टिक या सेंसुअस मतलब नॉन सेंसुअस चीज़ों को नॉन सेंसुअस लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करें। हमेशा से नॉन मटीरियल चीज़ों को मटीरियल चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज तक भी ऐसी कोई फिलोसफी बनी नहीं है। देन एज रिगार्ड्स द नू ऑक्यूपाइंग स्पेस, इट इज नॉट ट्रू दैट ग्रेटर एंड स्मॉलर आर नेसेसरी स्पेशियल रिलेशंस। तो बर्नेट का कहना है कि जो नू है वो फिर स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, वो मटीरियलिस्टिक है। तो यहाँ पे अगेन स्टेस का कहना है कि अगर वो बोल रहा है कि वो छोटे और बड़े हैं, तो ये स्पेशल रिलेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्वालिटेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। ये मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं कि साइज में छोटा है, साइज में बड़ा है, बट ये क्वालिटेटिव रिलेशन है इनके बीच में डिग्री का। आई से दैट द माइंड ऑफ प्लेटो इज ग्रेटर देन द माइंड ऑफ कैलियस। तो यहाँ पे जो ग्रेटनेस एंड स्मॉलनेस की बात की जा रही है नू की, वो साइज की बात नहीं की जा रही है, वो ग्रेटनेस एज एन आइडिया, एज अ कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि प्लेटो का माइंड तो कैलियस के माइंड से ज़्यादा ग्रेट था। तो इसी वजह से एनेक्सागोरस का जो नू है वो मटीरियलिस्टिक नहीं है। तो नू जो है वो ही सेज इज लाइक बोथ द ग्रेटर एंड द स्मॉलर, मतलब ग्रेट महान भी है, महान नहीं भी है। तो इसका मतलब कि वर्ल्ड फॉर्मिंग इज ग्रेटर इज आइडेंटिकल इन कैरेक्टर विद द माइंड ऑफ मैन द स्मॉलर। तो यहाँ पर वो इस तरीके से स्टेस एक्सप्लेन कर रहा है कि एनेक्सागोरस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो नू है, वो मटीरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो जो ग्रेटर एंड स्मॉलर की बात कर रहा है उसमें ग्रेटर ये पूरा यूनिवर्स है और मतलब पूरा वर्ल्ड है, और स्मॉलर इंसान का माइंड है। तो वो इस ग्रेटर और स्मॉलर की बात करें, ना कि साइज की। एनेक्सागोरस के लिए इट इज द वन नू विच एनिमेट्स ऑल लिविंग बीइंग्स, मैन, एनिमल्स, इवन प्लांट्स। तो ये नू ही सब कुछ है फॉर एनेक्सागोरस, विच इज द इंटेलिजेंस। बट दिस आइडिया डज नॉट मीन दैट नू इन मैन ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन द नू इन अ प्लांट। हर मैन में हो, लिविंग बीइंग में हो, नॉन लिविंग, सब में नू जो है वो इक्वल क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर एनेक्सागोरस मान लो नू को मटीरियलिस्टिक भी माना है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब फिर भी अगर उसको स्पेशल भी मान रहा है कि इट इज एग्जिस्टिंग इन स्पेस, स्टिल इट इज नॉट मटीरियलिस्टिक। द डॉक्ट्रीन ऑफ द नॉन स्पेशलिटी ऑफ माइंड इज अ मॉडर्न डॉक्ट्रीन, नेवर फुली डेवलप्ड टिल द टाइम ऑफ डेकार्ट्स। तो डेस्कार्ट्स के टाइम तक ये कभी भी डॉक्ट्रिन डेवलप नहीं हुई थी कि स्पेशलिटी ऑफ माइंड की माइंड एक स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। डेस्कार्ट्स ने सबसे पहले इसको बोला था कि माइंड एक स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। एंड टू से दैट एनेक्सागोरस डिड नॉट रियलाइज दैट माइंड इज नॉन स्पेशल इज मेरी टू से दैट ही लिव्ड बिफोर द टाइम ऑफ डेस्कार्ट्स। नो डाउट इट वुड फॉलो फ्रॉम दिस दैट द इनकॉर्पोरेबिलिटी ऑफ माइंड इज वेगली एंड इनडिस्टिंक्टली conceived by Anaxagoras, that the antithesis between matter and mind is not so sharply drawn by him as it is by us. तो हम लोग है जो मटीरियल और माइंड के बीच में ये डिफरेंस लेकर आ रहे हैं। एनेक्सागोरस ने तो इतना डिफरेंस देखा भी नहीं था मटीरियल और इममटीरियल के बीच में, लेकिन फिर भी हमने इस एंटीथीसिस को एक्सेप्ट करा है। तो हमें नू की बात करना है कि ये जो नू है वो इनकॉर्पोरियल था। तो ग्रेटनेस, स्मॉलनेस, थिननेस, अनमिक्सेबल, ये सारी मटीरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इन्हीं के थ्रू हम नू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, लेकिन एक्चुअल में नू नॉन सेंसुअस है। Of the whole point of this introduction of the new into the philosophy of Anaxagoras is because he could not explain the design and order of the universe on a purely physical basis. अब नू का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि it is thought of as essentially the ground of motion. नू को ही मोशन का रीजन और ग्राउंड बताया गया. It is because he cannot in any other way explain purposive motion that Anaxagoras introduces mind into this system. तो एनाक्सागोरस के अकॉर्डिंग ये माइंड है जो मोशन को क्रिएट कर रहा है, माइंड की इंटेलिजेंस है जो मोशन को क्रिएट कर रही है, माइंड प्ले कर रहा है मूवमेंट का पार्ट. तो ग्राउंड ऑफ मोशन नू है, इज इट सेल्फ अनमूव्ड, फॉर इफ देयर वर एनी मोशन इट वुड हैव टू सीक फॉर द ग्राउंड ऑफ मोशन इन समथिंग एल्स आउटसाइड इट. तो अगर नू में खुद में ही मोशन होता तो उसको अपना मोशन कहीं और बाहर ढूंढना पड़ता है. इसका मतलब नू में कोई मोशन नहीं है, वो अनमूव्ड है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. अब नू इज इट सेल्फ अनमूव्ड.
Now, the nu is absolutely pure and unmixed with anything else. It exists apart by itself, wholly in itself and for itself. In contrast to matter, it is uncompounded and simple. It is this which gives it omnipotence, complete power over everything, because there is no mixture of matter in it to limit it, clog it and hinder its activities. तो मैटर और मटीरियलिस्टिक चीज़ों का नू में कोई भी मिक्सचर नहीं है. We moderns are inclined to ask the question whether the nu is personal. Is it, for example, a personal being like the God of the Christians? तो अब हम वापस से क्वेश्चन पूछते कि जो नू, ये इंटेलिजेंस, ये माइंड की जो एनाक्सिकोरस बात कर रहा है, चलो एक बात तो समझ गए कि ये इमटीरियल है, ये कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, सिर्फ इसको एक्सप्लेनेशन के लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया है. लेकिन क्या ये पर्सनल चीज़ है जैसे भगवान है? Now this is impossible question to answer. And Anaxagoras इस चीज़ के बारे में क्या था, उन्होंने कभी कंसिडर ही नहीं किया कि क्या ये नू गॉड है, हमारे एक पर्सनल बीइंग है. नहीं. जेलर के अकॉर्डिंग द ग्रीक्स हैड एन इम्परफेक्ट एंड डेवलप्ड कंसेप्शन ऑफ पर्सनैलिटी. इवन इन प्लेटो वी फाइंड द सेम डिफिकल्टी. तो the antithesis between God as a personal and as an impersonal being is a wholly modern idea. No Greek ever discussed it. तो God personal है, impersonal है, इसके बारे में ग्रीक्स ने कभी डिस्कस नहीं किया था. ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. To come now to the question of the activity of the nu and its function in the philosophy of Anaxagoras, we must know that it is essentially a world forming and not a world creating intelligence. तो ये वर्ल्ड को फॉर्म कर रहा है, चीज़ों को एक साथ लेकर आ रहा है, एटम्स में मोशन इम्पार्ट करके ये लेकर आ रहा है, लेकिन ये कोई भी चीज़ खुद से क्रिएट नहीं कर रहा है. The nu and matter exist side by side from eternity. It does not create matter but only arranges it. तो nu सिर्फ मैटर को अरेंज कर रहा है, उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है. All things were together, says Anaxagoras, infinitely numerous, infinitely little. Then came the nu and set them in order. तो हर चीज़ एक डिसऑर्डर में थी और नू आकर सभी चीज़ें एक साथ एक लंप बनी हुई थी, लेकिन वो नू है, इंटेलिजेंस है, माइंड है, जो हर चीज़ को ऑर्डर में लेकर आ रही है और हर चीज़ को इन्फिनिटली सेपरेट करने की कोशिश कर रही है, सेपरेट कर रही है. So he based his idea of the existence of nu upon the design which exhibits itself in the world. In modern times, the existence of design in the world has been made the foundation of an arrangement of the existence of God, which is known as a teleological argument. The word theology means the view of things as adapting means towards purposive ends. To see intelligent design in the universe is to view the universe teleologically. तो Anaxagoras ने सभी पूरे ड्राइविंग फोर्स को क्या देखा था? इंटेलिजेंस, माइंड है पूरा ड्राइविंग फोर्स, but as a matter of fact taken by itself. Teleology cannot possibly be made on the basis of an argument for the existence of a world or creating intelligence, but only for the existence of a world designing intelligence. तो ये जो इंटेलिजेंस है, जो नू की बात कर रहा है एनाक्सागोरस, ये वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर रही है, डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, सिर्फ वर्ल्ड को अरेंज कर रही है, वर्ल्ड को फॉर्म कर रही है. तो ये मैटर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, नू ने इसको क्रिएट नहीं किया, लेकिन इस मैटर को, ये मैटर एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन डिसऑर्डरली फॉर्म में लंप की तरह सब टुगेदर एग्जिस्ट कर रहा था. इंटेलिजेंस है जो फिर इनको सेपरेट कर रही है, अपने अपने एलिमेंट्स में अपने अपने एलिमेंट्स को भेज रही है, अपने अपने एलिमेंट्स के पास. If you find in the desert the ruins of ancient cities and temples, you are entitled to conclude therefore that there existed a mind which designed the cities and the buildings. तो अगर मान लीजिए कोई रेगिस्तान में कोई टूटी फूटी सी शहर हमें दिखती है, झोपड़ियाँ दिखती है, कोई गांव जैसा बसा हुआ दिखता है जो अब खाली है, तो इसका मतलब ये कि हमारे माइंड ने कभी ना कभी उस गाँव को बसाया था. Anaxagoras was therefore in that sense quite right. Theology is not evidence of a world creating mind, and if we are to prove that, we must have rescued resource to the other lines of reasoning. In the beginning then there was a poetic mixture of different kinds of matter. अब हम एनाक्सागोरस ने तो बोल दिया भाई कि हर टाइप का मैटर अलग अलग होता है, गोल्ड अलग है, पानी अलग है, फायर अलग है, अर्थ अलग है. अब ये नू जो है, दिस vortex spread itself outwards in the mass of matter like rings caused by the fall of stone in water. तो अब ये कैसा एनाक्सागोरस एक्सप्लेन कर रहा है कि नू जो है वो बीच में होता है, धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, ब्लास्ट लेकर आता है, फायर होती है, सब कुछ अपने साथ वो कर देती है, एक रिंग्स बन जाती है जिस वजह से स्टोन पानी में गिर रहा है, and all that stuff is happening. It goes on forever and continually draws more and more matter out of the infinite mass. तो ये जो नू है ना, वो बाहर निकल के कंटिन्यूसली और चीज़ों को अपनी तरफ खींचते जा रहा है और सेपरेशन करते ही जा रहा है. It causes like kinds of matter to come together. तो वो नू है जो एक जैसे मैटर को एक साथ लेकर आ रहा है और डिफ्रेंशिएट कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है उस लंप में से, उस मास में से सभी काइंड्स ऑफ मैटर को. The movement therefore is never ending. It causes like kinds of matter to come together. It is to be noted therefore that the action of the nu is apparently confined to the first movement. It acts only at the one central point, and every subsequent movement is caused by the vortex itself, which draws more and more of the surrounding matter into itself. तो ये नू जो है ना और भी ज़्यादा
एक जैसे मैटर को अपनी तरफ खींचते जा रहा है, खींचते ही जा रहा है. इट एक्ट्स ओनली एज द वन सेंट्रल पॉइंट. सब एंड बाकी सारे उसके कोने हैं. नू जो है वो सेंटर में सेंट्रल पॉइंट की तरह वर्क करता है, अपनी तरफ वो सभी चीज़ों को खींचते जा रहा है. तो सबसे पहले जो है वो वार्म ड्राई लाइट पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं, फिर कोल्ड मॉइस्ट डार्क सेपरेट हुए हैं. तो इस तरीके से वो चलता रहता है. अर्थ एज विद एनाक्सी इज अ फ्लैट डिस्क थ्रोन अपॉन एयर. The heavenly bodies consist of masses of stone which have been torn from the earth by forces of its rotation. तो इस तरीके से वो कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करे कि अर्थ एक डिस्क जैसे है जो फ्लोट कर रही है हवा में. द मून जो है वो अर्थ का ही बना हुआ है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. सन तो एक लाल रंग का गरम गरम पत्थर है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है. तो एनाक्सागोरस सबसे पहला था जिसने मून की लाइट का सही कॉज दिया था, सबसे पहला कॉज दिया था. He was also the first to discover the true theory of eclipse. तो उन्होंने सबसे पहले सोलर एक्लिप्स की ट्रू थ्योरी दी थी कि एक्लिप्स कैसे होता है. वो कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो छेद ढक गया वगैरह, बट एक्लिप्स इसलिए होता है क्योंकि एक मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, इस वजह से सोलर एक्लिप्स हो जाता है. और लूनर एक्लिप्स को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्योंकि उसकी अर्थ की शैडो पड़ती है, सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर लूनर एक्लिप्स हो जाता है. ही बिलीव दैट देयर आर अदर वर्ल्ड्स बिसाइड आवर ओन विद देयर ओन सन्स एंड मून्स. तो एनाक्सागोरस का मानना था कि हमारे ही जैसी और भी दुनिया, इनन्यूमरेबल दुनिया है जिसमें उनके खुद के सन और मून एग्जिस्ट करते हैं. दीज वर्ल्ड्स आर इनहैबिटेड. सन अकॉर्डिंग टू एनाक्सागोरस मेनी टाइम्स लार्जेस्ट पिल ऑफ. ये सारी वर्ल्ड जो है इनहैबिटेड है, उस पर लोग रह रहे हैं. सन का साइज बहुत बड़ा है, जितना दिखता है उससे भी ज़्यादा है. द ओरिजिन ऑफ लाइफ अपॉन अर्थ इज अकाउंटेड बाय जर्म्स विच एग्जिस्टेड इन द एटमॉस्फेयर. तो इन जर्म्स की वजह से हमारी लाइफ जो है वो अर्थ पे शुरू हुई. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. Anaxagoras owes his importance in the history of philosophy to the theory of the Nu. तो नू इंटेलिजेंस मैटर के बारे में जो कुछ एनाक्सागोरस ने बात की है वो उसी वजह से फेमस हुआ है. दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि डेफिनेट डिस्टिंक्शन बनाया गया है कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल चीज़ के बीच में. कि अभी तक फर्स्ट प्रिंसिपल को मैटर माना जाता था, एनाक्सागोरस सबसे पहले जिसने उसको इममटीरियल बनाया है. पैरामाइट्स की पार्मेनाइट्स की जो वो थी वो सेमी सेंशुअस थी अब, लेकिन एनाक्सागोरस की थोड़ी सी ज़्यादा नॉन सेंशुअस है. तो फर्स्ट पीरियड ग्रीक फिलोसफी का जो है जिसमें हमने 2-3 स्कूल्स पढ़े, एंड हेराक्लाइटस, एम्पिडोकल्स, एनाक्सागोरस एंड एटमिस्ट, 4 स्कूल्स पढ़े एंड फिर 3 फिलोसफर्स को पढ़ा. तो फर्स्ट पीरियड ग्रीक फिलोसफी का एनाक्सागोरस के साथ खत्म होता है. इसके साथ स्टार्ट होते हैं अब सेकेंड पीरियड जिसमें आते हैं सोफिस्ट एंड सोक्रेटिस वगैरह. सेकेंड चैप्टर में दिस फर्स्ट पीरियड फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इन द ग्रीक माइंड लुक्स ओनली आउटवर्ड अपॉन द एक्सटर्नल वर्ल्ड. की ग्रीक्स ने हमेशा बाहर की तरफ देखा है, कभी इनर मेंटल वर्ल्ड में नहीं देखा है. लेकिन अब जाकर ये ट्रांजिशन आता है कि आफ्टर फ्रॉम द सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रीक फिलोसफी के वो इनर वर्ल्ड को भी देख रहे हैं, इनर ह्यूमन माइंड को देख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव तरीके से देख रहे हैं. क्योंकि एनाक्सागोरस अब माइंड की बातें कर रहा है, इंटेलिजेंस की बातें कर रहा है. Anaxagoras' mind is now brought to the fore as a problem for philosophy to find reason, intelligence, mind, and all things in the state, in the individual, in external nature. This is the characteristic of the second period of Greek philosophy. क्योंकि अब ग्रीक फिलोसफी एक्सटर्नल वर्ल्ड के बाद अब इनर वर्ल्ड में देख रही है, ह्यूमन कंडीशन में देख रही है. So to have formulated the antithesis between mind and matter, ये सबसे important काम है एनाक्सागोरस का. उसी वजह से ह्यूमंस कहीं ना कहीं अंदर की तरफ देख रही है. सेकेंडली इट इज क्रेडिटेड ऑफ एनाक्सागोरस. तो एक तो माइंड और मैटर के बीच में एंटीथीसिस बनाना. सेकेंड चीज जिसके साथ एनाक्सागोरस को क्रेडिट किया जाता है दैट ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ टेलियोलॉजी इनटू फिलोसफी. The system of the atom is formed the logical completion of the mechanical theory of the world. तो एटमिस्ट ने जो मैकेनिकल थ्योरीज पे था वही एनाक्सागोरस ने भी उस चीज़ के साथ एग्री किया है. मैकेनिज्म की थ्योरी, हर चीज़ कॉज से हो रही है, सब कॉज इफेक्ट हो रहा है, लेकिन कॉजेशन को कभी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि वो कॉज क्यों हो रहा है. The mechanism of the world shows us by what means events are brought about, but it does not explain why they are brought about at all. कैसे वो आए ये बताते हैं, लेकिन क्यों आए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलता. एनाक्सागोरस ने भी इसके बारे में नहीं वो किया. That can only be explained by showing the reason for things, by exhibiting all processes as a means of towards rational end. To look into the beginning, the thing of their explanation is the theory of mechanism. So वो he's saying that okay, let's start from the beginning. So we're saying that to look to their ends for explanation of them is teleology. Anaxagoras was the first to have dimly seen this कि सबसे पहले
चीज़ों को एक्सप्लेन करना। कॉज तो सभी ने आज तक दिया है, लेकिन अब चीज़ों को एक्सप्लेन करने का काम, रीज़न देने का काम एनाक्सागोरस ने सबसे पहले शुरू किया है। एंड फॉर दिस रीज़न एरिस्टोटल प्रेजेस हिम, एरिस्टोटल इसके लिए उसको प्रेज करता है। एनाक्सागोरस ने बहुत सारी फर्स्ट हमें दिए हैं। ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटस सेज दैट ही अपीयर्स लाइक अ सोबर अमंग वेन बैबलर्स, कि वो Leucippus and Democritus को क्रिटिसाइज करते हुए बोलता है। तो द न्यू प्रिंसिपल विच ही thus introduced into philosophy was developed and formed the central idea of Plato and Aristotle। एनाक्सागोरस की प्रिंसिपल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेटो और एरिस्टोटल की फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा एनाक्सागोरस का रहा है। तो माइंड एंड मैटर के बीच में एंटीथीसिस निकालने का काम ये जो है वो एनाक्सागोरस का है। टेलियोलॉजी को फिलोसफी में इंट्रोड्यूस करने का काम ये एनाक्सागोरस का है। And okay, so okay, if you don't know, let us once confirm कि what is teleology is। teleology एक तरीके से हर चीज़ का पर्पस ढूंढना है कि why all the phenomena in the world is happening। तो सिर्फ इन दो आइडियाज़ को डेवलप नहीं किया है उसने। एनाक्सागोरस ने क्या है, फर्स्टली सेपरेटेड माइंड एंड मैटर। He assumes the nu and matter as existing from the beginning, कि nu और matter जो है वो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेट अनडिराइव्ड प्रिंसिपल्स हैं, equally ultimate underived principle। A monistic materialism would have derived the nu from matter, and a monistic idealism which have derived matter from nu, but Anaxagoras is neither। उसने दोनों को छोड़ दिया, nu से matter नहीं आया है, matter से nu है, दोनों एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। Secondly, उसने teleology turns out in the end to be only a new theory of mechanism, the only reason which induces him to introduce the nu in the world। So चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश सबसे पहले एनाक्सागोरस शुरू करता है। अभी तक चीज़ों को कॉज दिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन चीज़ों का एनाक्सागोरस ने देना शुरू किया है। नो इज दस नथिंग बट अनदर पीस ऑफ मैकेनिज्म टू अकाउंट फॉर द फर्स्ट इम्पल्स टू मोशन। तो नो कुछ नहीं है, एक मटीरियल चीज़ है जिसको एनाक्सागोरस ने बताया है माइंड है, इंटेलिजेंस है। एरिस्टोटल एज यूजुअल पुट्स द मैटर इन अ नटशेल, एंड एनाक्सागोरस ही सेज यूजेस माइंड एज अ डीएस एक्स मशीना टू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो एनाक्सागोरस सबसे पहले हैं जो वर्ल्ड की फॉर्मेशन के साथ